नमस्कार दोस्तों, I am Rajesh Agarwal, advocate at Record. Today I have an old acquaintance, a very good friend of mine. छोटी बहन है डॉक्टर सीमा बजाज. मैं बहुत दिनों बाद इनको मिल रहा हूँ, बीच में गैप आ गया. और इनके हस्बैंड डॉक्टर विकास बिजार. The couple itself is very close to our family. Me and my wife and Vikas ji and Seema ji, we have been celebrating various functions also together. इनसे मेरे को मुलाकात कराने का बहुत एक पर्पस है, क्योंकि this is going to be very informative as well as interesting talk. She is a gynecologist by profession, currently running a clinic in the name of Omea, which is IVF clinic. This is a very grey subject area which require some information to the common public. Seema ji, namaskar. Welcome to my channel. Thank you so much for these wonderful words. I have been seeing a few of your videos which you have been making effort and putting in the YouTube for the information of all. मैं सबसे पहले आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि एक कॉमन पब्लिक के लिए एक ये IVF, the in vitro fertilization, and that means fertilization outside the body. What is this all about? देखिए क्या होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं. ये एक साइंस की तरक्की या साइंस का एक तरीका है जिससे जिन कपल्स को बच्चा नहीं हो सकता उनके लिए एक तरीका होता है बच्चा प्राप्त करने के लिए. इन विट्रो या टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं. ऐसा नहीं कि बच्चा टेस्ट ट्यूब में बन रहा है. जो नॉर्मली क्या होता है कि हर वुमन में हर महीने एक अंडा बनता है. वो अंडा जब रप्चर होता है तो वो ओवरी से ट्यूब्स में जाता है और ट्यूब्स में ही स्पर्म्स जाते हैं वजाइना से यूट्रस और उस ट्यूब्स में. तो जब फर्टिलाइजेशन होता है वो ट्यूब्स में होता है. तो किसी वुमन की अगर ट्यूब बंद है या स्पर्म काउंट कम है तो वो IVF या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा बच्चा प्राप्त कर सकते हैं. इसलिए इसका नाम पड़ गया टेस्ट ट्यूब बेबी. बनता बच्चा एक डिश में है, पेट्री डिशेस में बनता है और इंक्यूबेटर में फर्टिलाइजेशन होता है. तो इस तरीके से जो कपल्स जिनको बच्चा नहीं हो रहा उनके लिए बहुत अच्छी टेक्निक है और इसके लिए वीडियोस भी होते हैं. तो वो उनको हेल्प करते हैं, उनकी नॉलेज बढ़ाते हैं. पेशेंट को एक आइडिया होता है कि वो क्या किस प्रोसीजर के लिए जा रहे हैं, कैसा तरीका होगा, जिस क्लिनिक में जा रहे हैं, किस डॉक्टर से मिलना है. तो ये उनकी हेल्प के लिए हो जाते हैं. नहीं, बट सी ये हमें तो कुछ मालूम नहीं था. इट स्टार्टेड विद विकी डोनर, दैट मूवी, कि लोगों को कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली. But is it that simple and casual that sperms can be stored, can be frozen, can be donated, and similar with eggs? Is it not interference in the natural course of the nature? नो, नेचुरल कोर्स में नहीं इंटरफेरेंस नहीं होता. देखिए जब कोई कपल्स है जिनके अगर AMH कम हो गया है या उनके एग्स नहीं बन रहे या जो हस्बैंड से उनमें स्पर्म्स नहीं है, स्पर्म्स अगर कम है तो आप IVF के द्वारा हो सकता है. अगर स्पर्म बिल्कुल निल है तो टेस्टिस में से नीडल के द्वारा आपके स्पर्म्स को निकाल के बाहर टेस्ट किया जा सकता है. अगर स्पर्म्स टेस्टिस में है तो ICSI के द्वारा IVF के द्वारा उनको बच्चा हो सकता है. लेकिन अगर स्पर्म्स है ही नहीं तो डोनर के प्रक्रिया के द्वारा बच्चा हो सकता है. लेकिन अब एक नया लॉ भी आ गया जो ART का लॉ है. इसमें स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है कि डोनर्स के एक क्राइटेरिया है और डोनर्स और स्पर्म डोनर्स और जो एग डोनर्स दोनों ART बैंक से लेने होते हैं. उनका एफिडेविट बनता है, उनका इंश्योरेंस होता है. तो गवर्नमेंट ने इसको बहुत स्ट्रीमलाइन कर दिया है. तो ये इंटरफेरेंस नहीं होगा नेचर से. अभी एक लेटेस्ट जजमेंट आया, कुछ अमेंडमेंट उन्होंने किया है कि डोनर गेमीट्स नॉट अलाउड. दैट वाज एन अमेंडमेंट which was there, which is only recently that Supreme Court has stated that in a particular case. That was for surrogacy. अलग अलग चीज़ हो जाएगी. अगर हम कहेंगे कि कोई कपल है जिसको डोनर की ज़रूरत है, एक डोनर की ज़रूरत है, तो वो डोनर ART बैंक होता है जो बैंक रजिस्टर्ड होते हैं. ART मतलब आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन टेक्निक. ओके. तो इनके जो बैंक्स होते हैं ART बैंक्स, that is regulated by the government. Okay. ये सब रजिस्टर्ड होंगे. जो गवर्नमेंट के रजिस्टर्ड बैंक्स होंगे उनके पास डोनर्स होते हैं जो उनके वो ब्लड टेस्ट करा के रखते हैं और इंश्योरेंस लेके रखते हैं. उसके बाद ये डोनर्स जब सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप इनका पिकअप करते हो और ये एक लॉ के अकॉर्डिंग होता है पूरा. ऐसा नहीं है कि आप कोई भी डोनर आया आप उसका कर लिया, ऐसा नहीं. आप कोई What are those criteria? कि उनकी एक एज क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है. डोनर की एज 23 होनी चाहिए. उसके ब्लड टेस्ट में उसके HIV
GTRL, ये सब HbS एंटीजन HCV टेस्ट होने चाहिए, है ना. These are the criteria for the donor. नहीं, but see, whether a donor comes to know to whom it is given, it may, if he is not knowing it, Yeah, it can be, they can come to know. they can come to know. So that whosoever to whom it is being inserted, They can have the donors because the Aadhaar Details. is there. Yeah, Aadhaar is there, everything is there. They can select the donor directly from the ART bank. अगर Okay, आप this किसी को they can select. They can select. Okay. है ना. और डोनर्स का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि आप उसके जो क्राइटेरिया में क्या है कि उसके जो मेडिकल रिपोर्ट्स है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है कि उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी चेक होती है, उसको कोई थैलेसीमिया नहीं होना चाहिए, उसको कोई अनोमलीज नहीं होनी चाहिए उसकी पास हिस्ट्री में, और उसके सारे वाइटल मार्कर्स ठीक होने चाहिए, और सबसे अच्छा है कि उसके एक्स ठीक होने चाहिए. तो डोनर्स का एक क्राइटेरिया होता है जो कि हम बैंक के थ्रू लेते हैं. उसके कंसेंट फॉर्म्स होते हैं, उनका एफिडेविट बनता है, उसके साथ साथ उनका इंश्योरेंस होता है. ये सब चीज़ें Then you must be having a legal paraphernalia also to deal with all We this. have a legal paraphernalia to deal with this. बिना legal paraphernalia से नहीं हो पाता. Okay. ना ऐसे ही sperm donors का भी होता है. Sperm donors are from the ART bank only. है ना. और अगर ये तो हो गया डोनर का पार्ट. अगर डोनर की रिक्वायरमेंट नहीं होती और किसी को नॉर्मल IVF कराना होता है तो आप अपने एम्ब्रियोज को, अपने oocytes को फ्रीज करके भी रख सकते हैं. आजकल की जनरेशन में आपको बताऊं कि जो यंग जनरेशन है जो कि अपना करियर के कारण प्रेगनेंसी को डिले करती है, शादी को भी डिले करती है ना. तो वो अपने एग्स को फ्रीज करके रख सकती है. जिस स्टेज पे जैसे किसी की एज 26-27 है, उसने अपने एग्स को 26-27 की एज में फ्रीज कर दिया. उसके बाद अगर वो प्रेगनेंसी 35 की एज में भी प्लान करेगी तो उसकी एग की एज तो 27 ही रहेगी. Okay. तो ये बहुत अच्छी टेक्निक्स होती है फीमेल के लिए, अगर जिसको अपनी प्रेगनेंसी डिले करनी है, जो अपने जॉब में है और अभी प्रेगनेंसी नहीं करना चाहते. But then at the age of 35 she'll be inserted that fertilized egg in her own body. Her own body. 35 age for carrying a baby is not difficult. But oocyte की क्वालिटी क्या होती है कि अगर आप एक फीमेल में देखते हैं तो आफ्टर 30 years it start deteriorating and after 35 it comes to a very low level. आजकल का पॉल्यूशन, आजकल की हेक्टिक लाइफ, हेक्टिक स्ट्रेस. मैम इकोसिस्टम आजकल जो NGT नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है तो वो तो कहता है कि जी इकोलॉजिकल बैलेंस बनाओ, रिवर का मेन स्ट्रीम को टच मत करो, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हटाओ, यू आई मीन दैट बायोडाइवर्सिटी शुड बी मेंटेन एटसेट्रा एटसेट्रा. इज इट नॉट अमाउंटिंग टू प्लेइंग विद द ह्यूमन बॉडी इटसेल्फ? No, it is not playing with the human body. I cannot say that. जिन लोगों को नेचुरल प्रेगनेंसी होगी तो ठीक है. अब कोई ना कोई, अगर आपको हार्ट की बीमारी होगी तो आप क्या उसका इलाज नहीं कराएंगे, या आपको फ्रैक्चर हो गया तो आप उसका इलाज नहीं कराएंगे ना. ये एक तरह की बीमारी नहीं है पर एक तरह की दिक्कत है किसी को कंसीव करने में, और साइंस के वो तरीके हैं कि आप उसको हेल्प कर सकते हैं. Does it invite some hormonal treatment also, which may result into hormonal disbalance? Because why I'm asking is, in one of the divorce matter, the lady came to me and she said that she was forced to have IVF treatment in spite of the fact that she was not conceiving and she had some other difficulties also. So then she said that a hormonal treatment was given to me and which led to imbalance and it was not suiting me. So is it possible that a particular treatment, this kind of a treatment may not be suitable to a person? So what happens, इसमें क्या करते हैं, इसमें इंजेक्शंस लगते हैं हार्मोन्स के आपके. नॉर्मली हर फीमेल में एक अंडा बनता है हर मंथ में. इसमें क्या होगा कि हम आपको इंजेक्शंस देते हैं कि ज़्यादा एग्स बन जाए. ये आपके बॉडी के हार्मोन्स होते हैं. जब इंजेक्शंस बंद होते हैं तो ये आपकी बॉडी से वॉश अप हो जाते हैं, ये आपकी बॉडी में स्टे नहीं करते. और हर बॉडी अलग तरह से रिएक्ट करती है. किसी को थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, जैसे चक्कर आना या वेट थोड़ा सा गेन हो जाएगा, ब्लोटिंग हो जाएगी. पर जैसे ही आपके इंजेक्शन बंद होते हैं ये सब सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं, है ना. और मेरे को ऐसा लगता है कि एक चाहत होती है बच्चे के लिए, है ना. उसके लिए आप इतनी सी तकलीफ तो कोई सह सकता है कि थोड़ा ब्लोटिंग हो गई या सिर दर्द हो गया, कि उसके बदले में आपको जो चीज़ मिलेगी, ब्लोटिंग मींस वेट गेन, थोड़ा नौशिया लगेगा, है ना. आपको थोड़ा सा वेट गेन हो जाएगा, कभी किसी को हेडेक हो जाता है. पर ये सब सिम्टम्स हमेशा खत्म हो जाते हैं जब इंजेक्शन बंद होते हैं. तो नहीं, अच्छा, one more thing that see this IVF concept has come very recently भी 5-10 साल हो ही गए, ज़्यादा हो गए, ज़्यादा ही हो गए होंगे. बट उससे पहले
जब आप एजुकेशन में थी, पढ़ रही थी और एमबीबीएस कर रही थी, फिर एमडी किया, फिर तो सारे के सारे गायनोकोलॉजिस्ट एक स्ट्रीम है जो एक बनते हैं, कोई ऐसे आईवीएफ स्पेशलिस्ट तो बनता नहीं। आई डोंट थिंक दैट इज इवन ए मेडिकल सैंक्शन टर्म। Now it has become a sanctioned term. अच्छा, okay. So it is a full-fledged course now. Now it has become a full-fledged course. और इसमें क्या हो गया, अब तो फेलोशिप हो गई है कॉमन की, इसमें डीएम भी हो गया। दिस हैज बिकम अ सुपर स्पेशलाइज्ड ब्रांच नाउ, है ना। और जब मैं पढ़ती थी तो मेरे जहाँ से अपनी पढ़ाई की थी, R&R हॉस्पिटल है जहाँ से मैंने अपनी डीएमबी की थी, वो वैसे भी आईवीएफ सेंटर था वहाँ पे, तो मेरा एक्सपोजर तब से है। नहीं, बट मैंने देखा कि इतनी बहुत जल्दी स्प्रेड हो गए हैं हर गली में। अब जो पहले गायनेकोलॉजिस्ट या एमबीबीएस डॉक्टर जैसे बैठते थे, वो हर गली में अब एक आईवीएफ सेंटर। इज इट सच ए ग्रेव प्रॉब्लम इन इंडिया दैट अब बहुत ज्यादा हो गया, इतना नेसेसिटी हो गई कि सो मेनी थिंग्स दीज सेंटर्स आर कमिंग, और इट इज मोर बिकॉज ऑफ सम more income into it, or is it serving actually the society? It is serving actually society. देखिए, अब हम कहेंगे इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, लेकिन बैलेंस भी होगा ना। जिनकी नहीं है वो क्या करेंगे? वो पॉपुलेशन कम करने के लिए तो नहीं बैठे होंगे ना, उनको भी एक एक बच्चा तो चाहिए होगा ना। But do you think it is a grave problem in tropical countries like India that a conception or not bearing a baby is a problem? अब मैंने अपनी प्रैक्टिस में इतना डिफरेंस देख लिया। पहले पेशेंट ऐसे नहीं आता था, पहले पेशेंट डरता था आईवीएफ है कि, अब पेशेंट कहता है कि मेरे को आईवीएफ कराना है, अब उसके इन-लॉज ही बोलते हैं कि आईवीएफ करा लीजिए। और ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इसलिए हो गई है कि आपका वर्किंग एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन, वर्किंग का टाइमिंग, अब लोग एडॉप्शन में नहीं जा रहे हैं। लोग अडॉप्शन में तो बाद में जाएंगे ना, अगर उनको कुछ ये भी नहीं हो पाएगा तो। अगर नहीं होगा, आप जेनेटिकली तो अपना बच्चा ले रहे हैं ना, इसमें आपका एग है, आपका स्पर्म है, तो जेनेटिकली तो बच्चा आपका ही हुआ ना, एक्सेप्ट कि वो आपके यूट्रस या ट्यूब में नहीं बना और वो बाहर फर्टिलाइजेशन हुआ है। मैं आपको दिखाऊं तो अगर आप एक बार समझेंगे कि ये यूट्रस होता है, ये ट्यूब्स होती है, ये ओवरी होती है, ठीक है। कंसेप्शन के लिए इसमें अंडा बनता है, यहाँ से जाता है, यहाँ पे आता है, स्पर्म यहाँ से आएगा, यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा। अगर आपकी ट्यूब बंद है, आपके एग्स ठीक है, आपका स्पर्म ठीक है, तो आईवीएफ कर सकते हैं ना, तो आपको जेनेटिकली अपना बच्चा ले सकते हैं। तो हम ये जो काम है जो यहाँ हो रहा है वो बाहर करते हैं। एक लैब होती है जिसको एम्ब्रियोलॉजी लैब बोलते हैं, जिसका एनवायरनमेंट जैसे आपकी बॉडी का एनवायरनमेंट होता है वैसे होता है। सबसे इम्पोर्टेंट कोई पार्ट होता है आईवीएफ का, तो उसकी एम्ब्रियोलॉजी लैब होती है कि उसका एनवायरनमेंट कैसा है, उसके वीओसी सिस्टम जो कि कोई बैक्टीरिया नहीं ग्रो कर रहा, उसकी मशीनें कैसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो आप सोचिए, जो चीज़ आपकी बॉडी में हो रही है वो हम 5 दिन तक बाहर कर सकते हैं, मैक्सिमम 5 डेज तक हम एक एम्ब्रियो को बना सकते हैं। इसमें कितना परसेंटेज सक्सेस होता है? आप मान के चलिए, अगर सब कुछ अच्छे से होता है तो 60 to 70% चांसेस होते हैं कि कंसीव हो जाए। Okay. And what are the major challenges which you are facing in this particular profession? आजकल के, अगर मैं बिल्कुल आज का सिनेरियो देखूंगी तो मैं ये बोलूँगी कि आपका सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी एग क्वालिटी पे आ रही है, स्पर्म्स की मॉर्फोलॉजी पे आ रही है। क्या इफेक्ट है एनवायरनमेंट का, पॉल्यूशन का, आप ड्रिंकिंग का, स्मोकिंग, अल्कोहल जो कि बहुत कॉमन हो गया, हुक्का बिकम वेरी कॉमन, तो ये सब आपकी बॉडी को इफेक्ट करते हैं, आपके स्पर्म्स के डीएनए को डैमेज करते हैं, आपके ऊसर के डीएनए को डैमेज करते हैं। तो चैलेंजेस सबसे ज़्यादा इन्हीं चीज़ों में आते हैं, क्योंकि आपका अगर एग अच्छा नहीं होगा, आपका एम्ब्रियो अच्छा नहीं बनेगा, आपका एम्ब्रियो अच्छा नहीं बनेगा तो वो इम्प्लांट नहीं हो पाएगा। अच्छा, इसमें पहले तो मेल गायनेकोलॉजिस्ट नहीं होते थे, हाँ जी, बट आई नो वन ऑफ अ फ्रेंड acquaintance, Dr. Anup Gupta, is the only known male gynecologist on the subject. नॉर्थ इंडिया में बंगाली मार्केट में उनका क्लिनिक है, and we know him, शायद रोटरी में थे या और कुछ हमारे किसी कॉमन फ्रेंड्स के, we have met like that. So are there challenges for male gynecologist into this now? अब नहीं, there are so many available. So many available. Delhi या नॉर्थ इंडिया में कम होते हैं, पर साउथ इंडिया, गुजरात, there are so many of male gynecologists. आर्मी तो पूरी मेल गायनेकोलॉजिस्ट है ना, तो चैलेंजेस नहीं होते। डॉक्टर्स तो डॉक्टर्स होते हैं, कोई भी प्रोफेशन के हो, है ना। तो ये एक मिथ होता है कि नहीं मैं मेल्स को नहीं कराऊंगी, या लोग तो कई ऐसा भी बोलते हैं कि मैं अल्ट्रासाउंड ही नहीं कराऊंगी मेल रेडियोलॉजिस्ट से, पर ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर तो एक वो अपनी चीज़ पे फोकस होता है
दैट इज करेक्ट। वो तो लोगों को इनहिबिशन तो ईसीजी में भी हो सकता है, ईसीजी में भी हो सकता है, पर ऐसा नहीं होता। मेल गायनेकोलॉजिस्ट अब बहुत सारे, ऐसा वो नहीं है टाइम की। अच्छा, जो मतलब एमबीबीएस के बाद एमबीबीएस में खाली फीमेल ही गायनिक लेगी, ऐसा वाला चीज नहीं है। ओके, दोनों हो जाते हैं। बट आपको ये लगता है कि इतने सारे जो ये सेंटर्स बन गए हैं तो दे आर बीइंग फ्लडेड विद so many cases, so many patients, and whether you treat the persons who come to you, whether they treat themselves as patients or they treat themselves as customers? नहीं, पेशेंट्स कस्टमर्स नहीं होते कभी भी। पेशेंट वो ह्यूमंस होते हैं। देखिए मैं, what do they think? Their perspective. Their perspective तो very difficult for to me tell, तो मैं अपना perspective बता सकती हूँ। For me, they are the patients जो कि एक चीज की चाह करते हैं, that's the baby, है ना। वो उनका एक ड्रीम होता है अपना जेनेटिकली बेबी होना। तो बस हम कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ देखिए, किसी भी रिजल्ट को मैं 100% हम नहीं बोल सकते कि हाँ 100% होगा, पर हमारी कोशिश रहती है कि हमारी कोशिश 100% हो। मतलब हम अच्छी दवाई यूज़ कर पाए, हम अच्छा मीडिया यूज़ पाए, हम अच्छा काम कर पाए, दैट इज़ 100%। रिजल्ट आना या नहीं आना वो तो आधे से ज़्यादा भगवान के ऊपर होगा। मेरे को ध्यान है कि इस ग्रे एरिया के ऊपर जस्टिस वार्ड की वाइफ जो कि लॉयर थी, सीनियर एडवोकेट थी, जयश्री वार्ड, शी फाइल्ड ए PIL into first PIL in for the regulation of this entire system, और उसमें कुछ डायरेक्शंस एंड ऑर्डर्स भी पास हुए थे फ्रॉम टाइम टू टाइम। शी इज नो मोर एट द मोमेंट, but PIL for what? PIL for that with regard to surrogacy, foreigners whether they can use this as a market, India as a market. मैं ये भी आपसे पूछना चाहता हूँ, how many foreigners come to you? Now, what is the regulation? Surrogacy is not allowed for foreigners now, है ना। अब जैसे ART लॉ बन गया 221 का, उसमें सरोगेसी का भी लॉ है। सरोगेसी ऐसा नहीं है कि कोई भी आएगा आप सरोगेसी करा सकते हैं। सरोगेसी के लिए उनको परमिशन लेनी पड़ती है स्टेट बोर्ड से भी और नेशनल बोर्ड से भी। इफ दे आर एलिजिबल फॉर द सरोगेसी, देन दे गिव द परमिशन फॉर द सरोगेसी। And surrogacy has also to be within relations, I suppose. ऐसा भी कुछ है या? It should be. It can be relations also. It is altruistic surrogacy. You don't have to pay the surrogate for that. Yes. और gestation surrogacy होती है जो इम्पोर्टेंट है इसमें। आप पहले आपको एक जेन्युइन रीजन होना चाहिए सरोगेसी कराने का। ऐसा नहीं कि आपने सोचा मेरे को बच्चा नहीं हो रहा, मैं सरोगेसी। नहीं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सरोगेसी एंड IVF? सरोगेसी में क्या होता है कि कोई और फीमेल आपका जेनेटिक या एम्ब्रियोस को कैरी करती है 9 मंथ्स में, और जब पैदा होता है बच्चा वो आपको देती है, आप जेनेटिकली पेरेंट होते हैं। IVF में क्या होता है कि ये जो एम्ब्रियो होता है आप अपने यूट्रस में डलवाते हैं, आप उसको कैरी करते हैं खुद, और वो आप जब बर्थ देते हैं तो आप उसको बर्थ देते हैं। दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ सरोगेसी एंड अ IVF। IVF के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। IVF है, एक कन्वेंशनल IVF होता है, एक ICSI होता है उसके अंदर। ICSI इज आप कहेंगे एक स्टेप अहेड ऑफ IVF हो जाता है। IVF एक लेमैन टर्म होता है। ICSI में क्या होता है कि कोई मेल्स होते हैं जिनमें स्पर्म काउंट में मोटिलिटी कम है, उनकी मॉर्फोलॉजी खराब है या काउंट ही कम है, या तो आप ऐसा करेंगे कि आप एक एक एग लेते हैं। एक मशीन होती है जिसको हम मैनिपुलेटर बोलते हैं, या ICSI मशीन होती है, उसमें एक एक एग में एक एक स्पर्म को and then you select the best one. उसका मैग्निफिकेशन है 700 टाइम्स। तो वो जब अच्छा सिलेक्ट हो जाता है तो वो एम्ब्रियो बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो दे डिफरेंट पार्ट्स, मतलब कि डिपेंड्स कौन सा पेशेंट है उसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट बेस्ट रहेगा, वो एक डॉक्टर ही डिसाइड कर पाता है। जब पेशेंट आता है तो आप उससे बात करते हो, उसकी हिस्ट्री लेते हो, उसकी ब्लड टेस्ट कराते हो, फिर आप डिसाइड कर पाते हो कि हाँ इसको IVF करेंगे, इसको ICSI करेंगे, इसको लेज़र करना है नहीं करना, इसको डोनर की ज़रूरत है या नहीं है। A normal gynecologist can do all this? नॉर्मल गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, जिनको IVF का एक्सपीरियंस है वो कर पाते हैं, या जिन्होंने फेलोशिप की होती है वो कर पाते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी नॉर्मल गायनेक IVF स्पेशलिस्ट हो जाती है, उनको 1-2 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। लॉ के हिसाब से पिकअप्स के एक नंबर है कि 50 पिकअप्स की होने चाहिए उन्होंने, तो वही IVF स्पेशलिस्ट या वही होता है। ART लेवल 1 होता है, लेवल 2 सेंटर्स होते हैं रजिस्ट्रेशन में, ऐसे अलग अलग 1-2 लेवल्स हैं। अच्छा, लेवल 1 में क्या होता है? जैसे लेवल 1 होता है जो कि IUI कर सकते हैं, पेशेंट की काउंसलिंग कर सकते हैं,
है ना। लेवल 2 होते हैं जो प्रॉपर आईवीएफ कर सकते हैं। तो मतलब फिर जिसके पास लेवल 1 का है, देन ही विल रेफर द पेशेंट टू लेवल 2 हायर। ओके ओके, एंड योर्स इज ours is level 2. Okay, so how much experience you have into this? I think now it is 20 years. 20 years is 20 years of experience, long time now doing this thing. तो कोई इंटरेस्टिंग आपको इस ड्यूरेशन में कोई ना कोई जरूर आपने माइट हैव कम अक्रॉस? बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, मतलब कहते कोई चमत्कार वाले भी होते थे। कई बार एक पेशेंट था, उनके बच्चे की डेथ हो गई थी, तो हमने फिर उनका आईवीएफ किया। जब आईवीएफ किया तो उन्होंने हमें नहीं बताया था कि बच्चा कब दोबारा पैदा, मतलब उसकी बर्थडे क्या है, वो क्या है। तो जब आईवीएफ किया तो जब उसको पेन्स आए तो वो वही दिन था जिस दिन उनके अपने बच्चे का बर्थडे था, और उसी दिन उनको वो बच्चा हुआ दोबारा। ना हमें टाइम पता था, ना उनको उन्होंने हमें कुछ बोला था। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब इन दैट वे व्हेन यू कैन सिलेक्ट, यू हैव टू सिलेक्ट, so you can select a time period also doing that. No way. That means you can control birth time also. No, birth time is जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, और बर्थ टाइम तो 9 months बाद होगा उसका। एक एम्ब्रियो को जो जर्नी होती है वो 5 days तक एक लैब में रहती है। 5 days बाद उसको यूट्रस में इम्प्लांट कर देते हैं। उसके बाद वो 9 months की जर्नी है। किसी फीमेल को 8 महीने में डिलीवरी हो जाती है, किसी को 9 कंप्लीट होने में होती है, किसी को 8.5 में होती है। तो वो टाइम कंट्रोल करना तो हमारे किसी के भी हाथ में नहीं होता। और अगर नेचुरल पेन आ जाए तब तो बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है। तो उस लेडी को एक नेचुरल पेन्स आए थे, उसका हमने कोई प्लान नहीं किया था सिजेरियन, या हमने ऐसा नहीं सोचा था, पर वो टाइमिंग ऑटोमेटिकली उस दिन का हो गया कि वो वैसा हो गया। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं कि जो जगह जगह धक्के खाते हैं, या उनको नहीं हो रही होती प्रेगनेंसी, कई बार उनको ठीक से गाइडेंस ही नहीं मिला होता, कोई बताते नहीं कि आपकी ट्यूब बंद है, वो दवाई खाते रहेंगे, फिर 7-8 साल बीत जाएंगे, और फिर वो आपके पास आते हैं कि क्या करें हम। So this is very I must tell that for astrological people even a normal gynecologist cannot control the birth time. That is God driven. God has kept certain things with it. कई पेशेंट ऐसे भी देखे हैं कि आपको सोच के लगता है कि हाँ हम ना सुबह से सिजेरियन कराएंगे, ये पंडित जी से हमने टाइम पूछा, इतने बजे से इतना, मतलब कौन सा राहु का वाला है, कौन सा अच्छा काल है, और रात में पेन आ रहे, तो आपने कंट्रोल नहीं हुआ ना। आप कुछ चीजें अपने हाथ में कंट्रोल, तो आपके पास ऐसे एसेंट्रिक पेशेंट्स कुछ आते हैं? आते, मैं तो कहती हूँ कि देखिए कंट्रोल नहीं होता ये, आप कितना भी चीजों को कंट्रोल करना चाहे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। एक पेशेंट था, हम देखिए उनका वो पेशेंट करनाल साइड के थे, तो उनका सीवियर एंडोमेट्रियोसिस था। तो पेशेंट ने कहा नहीं मेरे को अपने एक से ही कराना है, तो उसने कहा ठीक है। तो पहली बार किया, उसकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई, तो उसका एक ट्यूब पहले खराब थी, दूसरी ट्यूब और भी खराब हो गई, फिर उसके AMH भी कम था। फिर सेकंड बार उसने कहा नहीं मेरे को आई डोंट वांट टू गो फॉर डोनर एग, मेरे को अपने ही एग से चाहे 4 अंडे और चाहे 3 अंडे मेरे को अपने से कराना है। एंड सेकंड टाइम उसको इतना ट्रस्ट था कि उसने सेकंड टाइम जब दोबारा IVF हमने उसका किया तो उसको नॉर्मल प्रेगनेंसी हुई। अब तो वो 6 months प्रेग्नेंट भी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर आप अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट रखते हैं ना। अच्छा, मैं ध्यान आया मेरे को कि कई लोग आजकल क्या है कि वो ऑपरेशन सिजेरियन हैज बिकम टू कॉमन। पहले तो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती थी, और हमारे तो दोनों बच्चे नॉर्मल प्रेगनेंसी से हुए हैं और सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी, गॉड ग्रेस। बट मैंने बाकी किसी भी लोगों से मिला तो हर एक की सर्जरी हो रखी है। तो सर्जरी क्या मतलब वो भी क्या कुछ डॉक्टर डू इट ऑन देयर ओन, और देन हाउ दिस सो प्रिवेलेंट? डॉक्टर डोंट डू इट ऑन। पहले क्या होता था कि पहले टाइम में नॉर्मल डिलीवरीज इसलिए होती थी कि फीमेल्स बियरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती थी, पहले वो लोग घर में भी ज़्यादा काम करते थे। आजकल क्या होता है फीमेल की इतनी पेन सहने की शक्ति खत्म हो गई है, वो खुद ही ऑप्ट करते हैं कि हमें सिजेरियन करना है। आप कितना भी समझा लेंगे आप किसी भी पेशेंट को कि नहीं नॉर्मल ट्राई करते हैं, और अगर नॉर्मल ट्राई करते हैं जैसे पेन्स बढ़ते हैं उनको लगता है सिजेरियन करते हैं। और आजकल तो एपिड्यूरल भी देते हैं पेन्स में, ऐसा नहीं लगता कि इक्वल रहता है नॉर्मल भी और सिजेरियन भी। एपिड्यूरल एक तरह का एनेस्थीसिया हो जाता है जो कि आपके स्पाइन में लगता है, जिसमें आपको पेन महसूस नहीं होता। डिलीवरी का पेन आता है पर वो आपको महसूस नहीं होगा। तो इस तरीके से भी डिलीवरी पहले ये मेथड्स नहीं होते थे, so it becomes bearable. It becomes bearable. By this talk I must thank Dr. Susham Dhawan
who had done normal delivery of both our children, and we are grateful to her. She is happens to be mother of Rupa Dhawan, who was my classmate in Hansraj College. Then she qualified for MBBS entrance, and then she became a doctor. So thanks Susham ji for a normal delivery for your efforts and for your blessings to our family. अब तो आपके बच्चे इतने बड़े हो गए, आपके कितने बड़े हो गए बच्चे, आप कितने? No, I have one son, one daughter. Son is doing job, and daughter has also done law, and now she is doing masters. 25 साल पुरानी बात हो गई है तो बता। हाँ जी नहीं, but I remember जब ये आपने इस अपने क्लिनिक का इनॉग्रेशन किया था, we came and we thoroughly enjoyed the gathering at that time also, and we met and we saw all your clinic equipments and staff also. We have tried to make the lab मतलब जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की लैब होती है, हमने ऐसे कोशिश की है कि वो वैसी रहे, कि उसमें जो हमने शीट्स लगाई हैं या हमारे जो इक्विपमेंट्स है, जो हमारी शीट्स है वॉल्स पे बायोक्लैड की शीट्स होती है जिसमें कि कोई भी बैक्टीरिया नहीं ग्रो करता, और जो इक्विपमेंट्स है जो आप सोचिए इक्सी की मशीन है या आपका लैमिनार है, और उसके साथ साथ जो इंक्यूबेटर्स, हमने कोशिश की है कि वो बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की लैब बन पाए, जिससे पेशेंट आराम से मतलब पेशेंट को जो एम्ब्रियोज है उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट दे पाए। तो इसलिए आपने इसका नाम ओमिया क्यों रखा? Omnia comes from word Om. Om means life giving, है ना? तो जो चीज ओम से आती है और लाइफ गिविंग होती है, संस्कृताइज्ड तो we have tried कि क्योंकि ये हमारा थॉट प्रोसेस है कि हम लोग कोशिश कर सकते हैं लेकिन एंड रिजल्ट इज भगवान, तो ओम से सबको आशीर्वाद मिले, हमें भी मिले, पेशेंट्स को भी मिले। अच्छा, मैं अभी फिर विकी डोनर पे दोबारा आता हूँ, जो उस पिक्चर में, क्योंकि that has put some impression on my mind, कि as if some person you have doing it for the earning purposes, and then he used to go and then earn. I mean, is it happening like this? It is not happening like this. देखिए, picture on Google is not always correct. The picture is made to sell that off picture. तो अगर उसमें आप थोड़ा मसाला नहीं डालेंगे तो वो भी होगा नहीं। तो अभी फिर बैंक में कैसे लोग आते हैं, मतलब हाउ इट इज? इट इज अ बैंक, दे आर रजिस्टर्ड बैंक। वो एक पेशेंट का अगर सीमेन सैंपल लेते हैं तो उसको 6 मंथ तक क्वारंटाइन करते हैं, उसके ब्लड टेस्ट होते हैं, है ना? और ऐसा नहीं होता है कि अब इतनी पेमेंट्स मिल रही है और पेशेंट के इतने बच्चे हो गए। वो एक सैंपल को क्वारंटाइन रखते हैं 6 मंथ तक, उसमें HIV और HBS सब कुछ टेस्टेड होता है। 6 मंथ बाद वो सैंपल क्वालिफाई होता है कि वो किसी के लिए यूज हो पाता है। नहीं तो मतलब कोई भी जाकर के ऐसे कर सकता है? नहीं, कोई भी जाके डोनेट कर सकता है ना? डोनेट करके उसकी तो यहाँ पे तो करोड़ों लोग हैं जो डोनेट करने के लिए? नहीं, करोड़ों नहीं होते हैं, है ना? सबका एक प्रोफाइल होता है, पहले आपके ब्लड टेस्ट होंगे, आपकी मेडिकल हिस्ट्री होगी, तब आप एक डोनर बन पाएंगे ना। और डोनर फर्क होता है, एक क्लिनिक और ART बैंक में, आपको जो बता रही हूँ, बैंक्स जो होते हैं वो जैसे ब्लड बैंक है, ऐसे हॉस्पिटल में ऐसा कोई बैंक हॉस्पिटल में नहीं होता, ये अलग प्रेमाइसेस में भी होते हैं। अच्छा, तो प्राइवेट प्लेसेस में, प्राइवेट प्लेसेस हो वो उनका अपना प्रेमाइसेस होता है। हाउ मेनी बैंक्स आर देयर इन इंडिया? दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट, रजिस्टर्ड अभी नहीं हुए पूरे। अच्छा, अभी तो प्रोसेस चल रहा है रजिस्ट्रेशन। नहीं, बट वी treat that registered banks are the only banks 100 के करीब, but 100 is also big number। तो इंडिया भी इतनी बड़ा कंट्री है कि, और बैंक की भी एक रिक्वायरमेंट होती है कि उनको भी इक्विपमेंट्स लगाने होते हैं, उनको फ्रीजिंग के लिए क्रायो कैंस चाहिए होते हैं, ये सभी रिक्वायरमेंट है। तो कोई भी आदमी क्लिनिक में डोनेट नहीं करता, बैंक में डोनेट करते सीमेंट। वो फर्क हो जाएगा, उस साइड आप क्लिनिक में निकाल सकते हैं क्योंकि वो एक प्रोसीजर है IVF का। नहीं, फिर आपको बैंक से रिक्वायरमेंट तो बहुत कम ही होती होगी, मतलब नॉर्मली तो when people are coming for IVF they will be going already you are having these samples with you? No, we have to take it from the bank. उसका भी एक एफिडेविट और उसका भी एक रजिस्टर होता है। ओके, ऐसा नहीं होता कि आपके सैंपल्स नहीं होते, आप बैंक से लेते हो पेशेंट के ब्लड। तो उसकी कॉस्टिंग कितनी होती है? सीमेन की somewhere around 10 to 15,000 bank charges. अच्छा, नहीं, how much this entire process for a couple
costs? It depends what procedure हम कौन सा कर रहे हैं उस कपल के लिए। कोई भी IVF आप मान के चलिए 1.5 लाख तक, 1.5 से 2 लाख के बीच में हो जाता है, जिसमें सबसे जो कॉस्टली आते हैं वो उसके इंजेक्शंस आते हैं पेशेंट के। एक पैकेज होता है जिसमें उसके इंजेक्शंस होते हैं, जिसमें उसका अल्ट्रासाउंड होता है, कंसल्टेशंस होती है। फिर IVF में भी प्रोसीजर में XC अलग हो जाएगा। फिर इसमें फ्रीजिंग जो होती है वो Day 2 फ्रीजिंग होती है, Day 3 फ्रीजिंग होती है और Day 5 फ्रीजिंग होती है। तो Day 5 की फ्रीजिंग जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस फ्रीजिंग। तो कोई भी पैकेज 1.5 से 2 के बीच में आता है पेशेंट। And is it covered in some insurance schemes? IVF is not covered in any insurance. कई कंपनीज होती है जो उसको EMI के लिए देती है, EMI फैसिलिटीज होती है। So therefore this is not considered as a disease. It is not a disease. I think it is Non-conception is not a disease. It should be treated as a disease. it should be covered in the insurance. It should be. But क्या होगा कि it is not a disease. मतलब मेरे को आजकल इंश्योरेंस कंपनी तो छोटी छोटी बात पे इंश्योरेंस निकाल रही है। कोई लैंड का इंश्योरेंस करा दिया, फ्लड का इंश्योरेंस कर दिया। I mean anything. IVF को अभी नहीं किया। हाँ, somebody should suggest them to do this. कर लेंगे। I think it will be coming up soon कि IVF का भी इंश्योरेंस हो जाएगा and it will be covered up कि पेशेंट्स को वो हो पाए। So then normally only those people must be coming to you who are at least well off and they can afford to go through all these procedures. I told you that the range is from 1.5 and any poor patient or who is not able to afford, तो हम लोग उसको हेल्प करने के लिए अपने को कम कर लेते हैं कि हम ट्रीटमेंट सेम करें पर हम अपनी तरफ से जितना भी डिस्काउंट दे पाए, हम जितना कुछ कर पाए उसकी हेल्प कर देते हैं पेशेंट की। ऐसा नहीं है, मेरे को लगता है कि कोई भी पेशेंट डिराइव नहीं होना चाहिए बेबी करने के लिए बिकॉज ऑफ द मनी ओनली। So poor people are also approaching. Poor people are also approaching. It is not that only the rich people come up. But this baby is requirement is for everyone, poor हो या अमीर हो, बच्चा तो सबको चाहिए होता है। हमारे दादा दादी के टाइम पे उससे पहले एक नॉर्मल कोर्स था, 10-10 12-12 बच्चे तो यूं ही होते थे। आजकल एक बच्चा होना मुश्किल हो जाता है, देखिए तो। So how do you rate that अभी जैसे चाइना ने has able to control its population और अब तो वो इंसेंटिव दे रहे हैं for newborn child to be born. For the new couples या new मतलब the generation I can say कि they are not so eager to have a babies. Everyone wants to delay having a baby. कोई ऐसा नहीं सोचता कि हाँ मेरे को अब 22-23 साल के हो गए, चलो अब शादी करे और बच्चा करे। सबकी शादी अब 30 तक की होती है, 30-35 and the delay of the baby is 35. तो आप सोचिए ना। Do you think this is a very happy trend? No, I don't think this is a happy trend, not at all. क्योंकि मतलब ये कहते हैं ना आप अपने उसे ही फ्रीज कर लीजिए। कम से कम you have your genetic material ना। जैसे आप एक इंश्योरेंस लेते हैं लाइफ में, तो आप इंश्योरेंस लेते रहे हो तो नहीं आप बीमार हो रहे, पर उसका प्रीमियम भर रहे होते हैं ना हर साल कि बाई चांस मैं बीमार हुआ तो मैं ये कर लूँगा। तो अगर आपके उसे फ्रीज होगा तो कल को आपको बेबी करना होगा तो आपके अपना जेनेटिक मटेरियल तो होगा। अच्छा, इसमें आपके टैक्सेशन, गवर्नमेंटल टैक्सेशन भी लगते होंगे, एंड हाउ मच टैक्सेस फॉर दिस सर्विसेज? गवर्नमेंट GST वगैरह कुछ लगता है इसमें? GST is exempted. Okay. I think so. अच्छा. That though I will not be able to tell you exactly. CA will be the account person will be able to tell you. I can tell you what the नहीं, नॉर्मल तो क्या है कि गवर्नमेंट तो हर चीज में ही, हर ट्रांजैक्शन में ही कुछ ना कुछ कमा रही है। हाँ. और नॉट ओनली 30% दैट इनकम टैक्स यू आर पेइंग, बट मोर देन दैट you are further paying indirect taxes and etc. So taxes goes to the people only. Taxes. I don't know whether it actually comes back to the people or it goes to the political parties in electoral bond form. Taxes are for the people only. अगर taxes नहीं होंगे तो गवर्नमेंट कैसे डेवलपमेंट करेगी या कैसे वो करेगी ना? So taxes come with this thing. Development comes with taxes. So what your husband helps into this? My husband is a radiologist. उनका अपना क्लिनिक भी है और साथ में क्लिनिक काफ़ी सारी चीज़ों में मेरी हेल्प करता है। देखिए बिना सपोर्ट के तो हो नहीं पाएगा एंड इट इज़ ऑलवेज अ टीम वर्क। खाली वो हस्बैंड नहीं है, डॉक्टर आशिमा है, एम्ब्रोलॉजिस्ट है, तो एक जने से नहीं होता और पूरा क्लिनिक का स्टाफ जो होता है उसकी सपोर्ट से होता है। अकेले मैं काम करूँगी तो काम नहीं होगा, है ना? तो सब मिलके काम करेंगे तो काम हो पाएगा। तो आपके क्या क्या जैसे कौन कौन से लोग चाहिए होते हैं? जैसे एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट आपने बताया, वो भी एक क्या अलग से डेजिग्नेशन होते हैं, जूनियर एम्ब्रियोलॉजिस्ट भी होते हैं। उसके साथ मेरे साथ गायनिक डॉक्टर आशिमा है जो कि हमेशा मेरे साथ रहती हैं। तो
और उसके बाद बाकी स्टाफ होता है, आपके सिस्टर्स होती हैं, आपका मैं तो ये भी कहूँगी कि आपका हाउसिंग स्टाफ अगर अच्छा नहीं हो तब भी आप काम नहीं कर पाएंगे, है ना। तो एक पूरे क्लिनिक की टीम होती है जो काम करती है, एक जना काम करेगा तो नहीं हो, खाली मैं काम करूँगी तो नहीं होगा। तो बट आप YouTube में बहुत एजुकेशनल वीडियोस डालती हैं, व्हाट इज़ दैट अबाउट, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? एजुकेशनल वीडियो मतलब कि पेशेंट्स को बहुत सारे मिथ्स या बहुत सारे डाउट्स होते हैं। अगर वो एक डॉक्टर के पास एक क्लिनिक पे जाता है तो उसको नहीं पता होता कि IVF क्या प्रोसीजर होगा, मेरे को कितने इंजेक्शन लगेंगे, तो मुझे लगता है कि अगर मैं क्या खाऊं, क्या खाने से मेरे को बच्चा हो जाएगा, है ना, और क्या नहीं खाऊं, तो ये सब इतने डाउट्स होते हैं। अगर पेशेंट वीडियोस देख लेता है तो उसको एक नॉलेज, एक बैकग्राउंड नॉलेज हो जाती है, उसको समझ आ जाता है कि हाँ ये प्रोसीजर ऐसा होगा। वीडियोस में आपको आपके प्रोसीजर भी दिखाया जाता है कि ICSI कैसा होगा, आपका पिकअप कैसे होगा, आपको कितने दिन इंजेक्शन लगने हैं, आपका एंब्रियो ट्रांसफ़र हो गया तो उसके बाद आप कितने दिन रेस्ट करेंगे, क्या खाएंगे। तो दिस गिव्स अ नॉलेज टू द पेशेंट, है ना। When the life for the first time comes in the baby, see life is which week? 6 weeks cardiac activity So cardiac activity. Then जो सुनने की क्षमता, जैसे बोलते हैं अभिमन्यु उस वक्त अपने पेट में ही सुन रहा था सारी बातें, बच्चा सुनता है। 6 वीक्स में पहले कार्डियक एक्टिविटी आती है, फिर उसके धीरे धीरे लिम्स डेवलप होने लगते हैं। 12 वीक्स तक काफ़ी बच्चा मेंटल फैकल्टीज कब डेवलप होती है? 12 वीक्स के बाद होती है। 12 वीक्स तक उसमें काफ़ी डेवलपमेंट होने लगता है, लिम्स होते हैं। तो अल्ट्रासाउंड में आप जब एक बेबी को देखते हैं तो वो सबसे पहले उसका कार्डियक आना चाहिए। अगर हार्ट आ जाता है तो लाइव बेबी हो जाता है ना। तो 6 to 7 वीक्स में हार्ट बीट आती है। जब हार्ट बीट आएगी उसके बाद उसके लिम्स डेवलप हो गए। 12 वीक्स बाद उसकी बाकी चीज़ें डेवलप होने लगती है। 22 24 तक काफ़ी पूरा बेबी डेवलप हो जाता है। वो 24 वीक्स में आप कहोगे कि आपको कोई भी एबनॉर्मलिटी चेक करनी है तो आप उस बेबी को देख पूरा जैसे एक कहते हैं ना ह्यूमन बॉडी है और एक सोल है। Soul when soul comes into the body, soul comes before that. Before 6 weeks. Maybe at the time of first at the time of the fertilization. The soul comes. Okay. See these But are certain grey areas which soul comes up early. It comes much early. Soul comes up early. तभी तो कहते हैं कि भगवान, तभी तो हम कहते हैं 100% हम नहीं हो सकते, है ना। 100% यू कैन नॉट बी। आप कितनी भी अच्छी टेक्निक यूज कर लेंगे, IVF इज ऑलवेज 50 to 60 to 70%। इट कैन नॉट बी 100%। आप अच्छे एग्स है, अच्छे एम्ब्रियोज बन गए, अच्छी लाइन डेवलप हो गई, तब भी इम्प्लांट नहीं होता। फिर पूछता क्यों नहीं होगा। देयर आर फ्यू रीजन विच यू कैन नॉट फाइंड आउट। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेल अबाउट द रीजंस। व्यूअर्स को कुछ और बताना चाहेंगे टू एजुकेट देम? आई विल ओनली लाइक टू से कि IVF इज नॉट अ टैबू, है ना। ऐसा नहीं है कि अगर हमारा किसी का बच्चा नहीं हो रहा कि मैं IVF नहीं। पेशेंट क्या करता है, पेशेंट बहुत सोचता है कि IVF नहीं कराऊंगा और 6 साल 7 साल इधर से उधर घूमता रहेगा, कोई भी दवाई लेता रहेगा पर IVF नहीं कराएगा। लेकिन और ऐसा भी हो सकता है कि IVF कराने से उसको बच्चा जल्दी हो जाता है। आप 6-7 साल अपने एग की क्वालिटी, स्पर्म्स का नंबर सब खराब कर लेते हैं। तो एक टैबू नहीं होता IVF, है ना। आप ये मत सोचिए कि हमें नेचुरली कंसीव नहीं होता। एक ट्रीटमेंट है, एक बेटर वे है, एक हेल्प है आपके लिए कि आपको बेबी कैसे हो। So then you should take advice at the proper time. At the proper time। अगर आप देखिए अगर किसी की ट्यूब ही बंद है, ट्यूब तो नहीं खुलेगी। ट्यूब्स आर वेरी माइन्यूट स्ट्रक्चर। अगर वो खुल ही नहीं सकती और आप 6 साल तक इसी आशा में जीते रहे कि हाँ मेरी ट्यूब्स खुल जाएगी, तो यही एडवाइस है कि राइट टाइम पे राइट प्लेस पे जाके दिखा लीजिए, अपना ट्रीटमेंट करा लीजिए, है ना। जरूरी नहीं है IUI हो, IUI भी हो सकता है, IVF भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ट्रीटमेंट, या केवल दवाइयाँ भी हो सकती है, लेकिन राइट एडवाइस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत जानकारी मिली और I mean all the best to you. You are doing a good job and I expect वो अच्छा लगा। Thank you so much and I expect that people and viewers they will also be benefited. At least their mind will be slightly open up to know this subject which is slightly
unknown and far away from all of us. और आप भी इतना अच्छा कर रहे हैं कि पेशेंट्स को, मतलब पेशेंट नहीं, मैं कहूँगी जनरल पब्लिक को आप इतनी नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे। ऐसा नहीं है कि एक यही सब्जेक्ट है, पर डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो औरों के लिए सोचते हैं या औरों के लिए करते See, हैं। everything ultimately is connected somewhere with the law. So therefore, I being in the law field, But I am trying to do it. लॉ फील्ड में होके भी आप एक नॉलेज तो प्रोवाइड कर रहे थे। I am so thankful that you are acknowledging me. It is not only for yourself, it's for the people. है ना, किसी और के लिए करना बहुत बड़ी बात होती है, अपने लिए करना तो सब अपने लिए करते हैं। I am thankful to you, Dr. Seema, and I invite you, you and your husband to come. बहुत time हो गया. Let us sit together and have fun. Surely. Surely. Thank you very much. Thank you so Jai much. Hind. Thank you.